नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज का टॉपिक है मुद्रा, मनी। मुद्रा क्या है दोस्तों? मुद्रा का उद्भव कब से स्टार्ट हुआ ये तो ठीक ठीक कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में भी मुद्रा, गाय को मुद्रा के रूप में माना जाता था, यानी गाय को एज ए मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, आधुनिक काल में मुद्रा क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें विनिमय की माध्यम के रूप में, मूल्य का मापक के रूप में और सर्वमान्य, जिसे मतलब सब लोग स्वीकृति प्राप्त हो, सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, ऐसी किसी भी वस्तु को मुद्रा कहते हैं। यानी मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक के रूप में और जिसे सामान्य स्वीकृति मिली हुई है, ऐसी किसी भी वस्तु को मुद्रा कह सकते हैं। दोस्तों, मुद्रा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे मुद्रा की वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषा है। ये परिभाषा हार्टली विदर्स, कॉलबॉर्न और थॉमस ने दी है। हार्टली विदर्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य कर सकती है वह इनके अकॉर्डिंग मुद्रा कहलाती है। दूसरा है वैधानिक परिभाषा, लीगल डेफिनेशन। दोस्तों, वैधानिक परिभाषा देने वाले जो है नैप है। नैप ने कहा है वह कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। दोस्तों, आप सभी को पता है, अब से कुछ 2 साल पहले 500 और 1000 के नोट इनवैलिड हो गए। क्यों इनवैलिड हो गए? क्योंकि हमारी भारत सरकार ने उसे मुद्रा घोषित नहीं किया। जो मुद्रा घोषित कर रखा था उस घोषणा को खत्म कर दिया, यानी वो इनवैलिड कर दी। तो इसलिए वो 500 और 1000 के नोट मुद्रा नहीं रहे। अर्थात कहने का मीन्स है ऐसी कोई भी वस्तु जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर देता है वह मुद्रा कहलाती है। अब नए जो नोट आए हैं 500 के, 1000 के, राज्य ने उसे मुद्रा घोषित कर दिया है तो वह मुद्रा है। यानी ऐसी कोई भी वस्तु जिसे लीगल रूप में या वैधानिक रूप में मुद्रा मान लिया जाए वह मुद्रा कहलाती है। दोस्तों, अभी 2-3 साल या 4 साल पहले की बात है कि जब छोटे नोट 1 के, 2 के, 5 के नोट बहुत कम थे या मार्केट में थे तो बहुत फटे हुए थे, तो ये हालत थी कि 2 के और 5 के नोट स्टेपल करके भी चल रहे थे और लोग उसे स्वीकार कर रहे थे ना, तो वो मुद्रा का काम कर रहे थे, फिर भी मुद्रा थे। कहने का मीन्स है ऐसी कोई भी वस्तु जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर दे वह मुद्रा कहलाएगी। तीसरी परिभाषा आती है सामान्य स्वीकृति की परिभाषा। इसे कॉल, कीन्स और सेलिंगमैन ने यह परिभाषा दी है। इनके अनुसार है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जिसे सब लोग, जन सामान्य लोग स्वीकार करते हैं। सर्वग्राह्यता प्राप्त होने का मीन्स क्या है कि जिसे जन सामान्य जनता जिसे स्वीकार करती है वह मुद्रा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2-3-4 साल पहले फटे हुए नोट थे, उनकी हालत इतनी बुरी थी कि एक पन्नी में करके स्टेपलर कर दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि पब्लिक उसे स्वीकार कर रही थी, उसे सर्वग्राह्यता प्राप्त थी, इसलिए वह मुद्रा थी। दोस्तों, इसके अलावा मुद्रा की कुछ विस्तृत परिभाषा होती है। इसमें मुद्रा के सभी रूपों को स्वीकार किया जाता है, यानी विस्तृत परिभाषा के रूप में, यानी विस्तृत रूप में मुद्रा क्या है, इसमें मुद्रा के सभी रूप को स्वीकार किया जाता है। चाहे वो धातु मुद्रा हो, चाहे वो पत्र मुद्रा हो, चाहे वो साख मुद्रा हो, चाहे वो प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, वो सब मुद्रा है। दूसरा आती है दोस्तों संकुचित परिभाषा। दोस्तों, संकुचित परिभाषा के अनुसार केवल धातु सिक्के ही मुद्रा हैं। दोस्तों, अब बात आती है मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं? दोस्तों, मुद्रा के जो कार्य हैं उन्हें 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक कार्य, यानी प्राइमरी फंक्शन। दूसरा गौण या सहायक कार्य,
सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा है आकस्मिक कार्य यानी कॉन्टिजेंट फंक्शन। अब मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा के वह कार्य जो प्रत्येक देश में मुद्रा के द्वारा समान रूप से किए जाते हैं उसे मुद्रा के प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य कहा जाता है। जैसे इसमें पहला आता है विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा आता है मूल्य का मापक मेजर ऑफ वैल्यू। दोस्तों, विनिमय का माध्यम यानी आप जानते हैं कि वर्तमान में जितने भी क्रय विक्रय किए जाते हैं उसमें विनिमय का माध्यम मुद्रा है। पहले वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग के कारण वस्तु विनिमय बहुत कठिनाई आती थी, लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। अब मुद्रा ही विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित है और बिना मुद्रा के कोई भी विनिमय किया जाना संभव नहीं है। दूसरा है मूल्य का मापक। वर्तमान में मुद्रा को प्रत्येक इकाई का प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में निर्धारित है, यानी मुद्रा क्या है? प्रत्येक वस्तु के मूल्य मापन की इकाई है। जब वस्तु विनिमय प्रचलित था तब विनिमय का मूल्य निर्धारित करने में बहुत कठिनाई होती थी। कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए एक किसान के पास गेहूं है और वो गेहूं के बदले कपड़ा लेना चाहता है, तो अब यह बात का निर्णय कैसे हो कि कितने किलोग्राम गेहूं के बदले कितने मीटर कपड़ा मिलेगा, या 1 मीटर कपड़े के बदले कितने किलोग्राम गेहूं देना पड़ेगा। तो मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में निर्धारित है। हम इस मुद्रा के इस गुण के कारण आर्थिक क्रियाओं की गणना करना बहुत पॉसिबल हो गया, आसान हो गया है। दूसरा है सहायक या गौण कार्य, जो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में सहायता प्रदान करें। ऐसे कार्यों को मुद्रा के सहायक कार्य या गौण कार्य कहा जाता है। जैसे पहला है मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ धन बचाकर रखता है, लेकिन वो धन बचाकर या तभी रखेगा यानी बचत तभी करेगा जब उसे इस बात का विश्वास हो कि जो मैं बचत कर रहा हूं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और जब मैं चाहूं उसे उसका प्रयोग कर सकता हूं। दोस्तों, वस्तु विनिमय में मूल्य का संचय कर पाना दुष्कर कार्य था, क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती है, शीघ्र नष्ट हो जाती है। लेकिन मुद्रा में यह गुण है कि मुद्रा टिकाऊ है और मुद्रा को आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए मुद्रा के द्वारा हम मूल्य का संचय कर सकते हैं। यानी मुद्रा क्या है? एक क्रय शक्ति, यानी मुद्रा से हम किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं। अगर मेरी जेब में मुद्रा है, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं कह देता हूं मेरे पास कुछ भी खरीदने की पावर है, यानी परचेजिंग पावर है। तो मूल्य का संचय यानी हमारी क्रय शक्ति का संचय। दूसरा है दोस्तों मूल्य का हस्तांतरण। दोस्तों, मुद्रा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मूल्य का हस्तांतरण किया जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी मूल्य का हस्तांतरण किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा टिकाऊ है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जबकि वस्तु विनिमय में यह पॉसिबल नहीं था। तीसरा है स्थगित भुगतान का मान, यानी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दोस्तों, स्थगित भुगतान किसे कहते हैं? ऐसी लेन देन जिसका जो मतलब कोई वस्तु यानी खरीद तो अब ली गई, लेकिन उसका जो भुगतान है वो भविष्य में किया गया। जैसे मान लीजिए मैंने किस्तों पर कोई बाइक खरीद करके लाया, तो उस ऐसी वस्तु जिसका लेन देन तो वर्तमान में किया गया लेकिन उसका भुगतान भविष्य में होना है, ऐसे भुगतान स्थगित भुगतान कहलाते हैं। और मुद्रा को स्थगित भुगतान का मान यानी स्टैंडर्ड माना गया है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, उच्चावचन नहीं आते हैं। मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, यह टिकाऊ है, इसलिए मुद्रा को स्थगित भुगतान का मान माना गया है। दोस्तों, प्राइमरी कार्य और सेकेंडरी कार्य के अलावा कुछ कार्य होते हैं जिसे आकस्मिक कार्य या कॉन्टिजेंट फंक्शन कहा जाता है। जैसे पहला है साख का आधार।
दोस्तों मुद्रा ही साख का यानी क्रेडिट का आधार है। इसी मुद्रा के आधार पर, साख के आधार पर ही जो बैंक है वो साख पत्र जारी करती हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं, केवल मुद्रा के कारण। दूसरा, सामाजिक आय के वितरण का आधार। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो उत्पादन कैसे होता है। उत्पत्ति के कुछ साधन है जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। तो उत्पादन होने के बाद प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को उनका हिस्सा दे दिया जाता है। जैसे जिसने भूमि लगाई उसे किराया दे दिया, जिसने पूंजी लगाई उस पर इंटरेस्ट दे दिया, जिसने श्रम लगाया उसे वेतन या मजदूरी दे दी, और जिसने उद्यम यानी साहसी को लाभ का दिया जाता है। तो ये जो सामाजिक आय का वितरण है ये मुद्रा होने से ही संभव हुआ है, क्योंकि मुद्रा होने से प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को उसका प्रतिफल दे दिया जाता है। तीसरा दोस्तों, शोधन क्षमता की गारंटी। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बैंक को, प्रत्येक फर्म को अपने बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ धन जमा करके रखना पड़ता है, क्योंकि यह उसकी शोधन क्षमता की गारंटी है। यानी हम अपने दायित्वों का भुगतान, मौद्रिक दायित्वों का भुगतान किससे करते हैं? मुद्रा से करते हैं। और अगर हम अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर सके, अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सके, तो हमें दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ धन बचा करके रखता है, और ये सब किसके कारण संभव हुआ है? मुद्रा के कारण। दोस्तों अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन का आधार। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करे कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, और यह मुद्रा होने से ही संभव है। क्यों? क्योंकि अधिकतम संतुष्टि तभी होगी जब मनुष्य अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करे कि उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो मुद्रा के अनुपात में बराबर होनी चाहिए, और यह सब किसके कारण संभव है? मुद्रा के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।